वेलकम बैक खौफिस्तान के शहरियों। आज की जो वीडियो है वो अलग लेवल की होने वाली है। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखिए, हर साल जो होता है ना, ईद उल अज़हा के करीब एक माहौल बना हुआ होता है। लोग मवेशी मंडी जाते हैं, जानवरों को लेके आते हैं, जानवरों को टहलाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। कुर्बानी का एक जज्बा होता है, लेकिन कभी कभार एक डिफरेंट तरीके का माहौल बन जाता है, और वो माहौल होता है खौफ का। आज की रात मैं आप लोगों के साथ 4 डिफरेंट हॉरर स्टोरीज शेयर करूंगा जो ईद उल अज़हा के टाइम लोगों के साथ हुई हैं। कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, और कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैंने लोगों से कलेक्ट की हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हाँ, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और खौफिस्तान के शहरी बने। ये कहानी 1994 की है। कराची के एक इलाके गुलशन इकबाल में एक नया मोहल्ला आबाद हो रहा था। प्लॉट अभी ज़्यादा नहीं भरे थे, सिर्फ कुछ घर बने थे और बाकी जगह खाली प्लॉट थे। ईद उल अज़हा आने वाली थी, तो लोगों ने अपने बकरे, गायें और दूसरे कुर्बानी के जानवर एक ही बड़े प्लॉट में बांध दिए ताकि सब मिल के देखभाल कर सकें। रात को सारे मोहल्ले के लड़के और मर्द जानवरों को उस प्लॉट से खोलते और फिर अच्छी खासी देर टहलाने के बाद जानवरों को दोबारा बांधकर थोड़ी देर वहां बैठ के वहां से अपने अपने घरों को चले जाते थे। प्लॉट के इर्द गिर्द एक शामियाना लगा हुआ था और उसके ऊपर एक बड़ा सा तरपाल डाला हुआ था। शामियाने के अंदर बहुत सारी लड़ियां लगा के लाइट्स का इंतजाम किया हुआ था। वहां पर एक चौकीदार भी था जो रखवाली के लिए रखा हुआ था। वो चौकीदार लेट नाइट तक चौकीदारी करता, फिर अमूमन 3 या 4 बजे वो चौकीदार भी अपनी चारपाई पे लेट कर सो जाता था। एक सुबह जब चौकीदार फजर पढ़ने सुबह उठा और जानवरों के पास पहुंचा, तो उसने जब नजर मारी उन जानवरों पे, तो वो ये देखता है कि एक बकरा मरा हुआ पड़ा था। उसने जल्दी जल्दी सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया, और जब सब मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो बकरा सिर्फ मरा हुआ नहीं था, उसकी पीठ से गोश्त गायब था। उसकी पीठ पे बड़े बड़े चक मारने के निशानात थे, जैसे किसी बहुत वहशी जानवर ने उस पर हमला करके उसका गोश्त खा लिया हो, और इस तकलीफ से वो जानवर मर गया। उस बकरे की पीठ पे बस एक खून का हल्का सा दाग था, लेकिन ना कोई निशान, ना कोई आवाज सुनाई गई। लोग समझ नहीं पाए क्या ये किसी पागल कुत्ते ने किया है या किसी इंसान ने। लेकिन रात को किसी ने कुछ नहीं सुना था, ना चौकीदार ने और ना ही वहां के लोगों ने। जिन साहब का वो बकरा था वो बहुत मायूस हो गए थे। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था उनका। कुर्बानी का लाया हुआ जानवर कुर्बानी के फरीजे को अंजाम देने से पहले ही वो एक भयानक मौत मर गया। उनको दूसरे मोहल्लेदारों ने समझाया, तो उन्होंने फिर सब्र का नाम लिया। अगली रात को मोहल्लेदार वहां पहरा देते रहे। कुछ लोग ये सोच के आए हुए थे कि रात भर जागते रहेंगे और पहरा देते रहेंगे और जानवरों पर नजर रखेंगे। लेकिन रात के 3 बजे एक अजीब सी हलचल होने लगी। बकरे, गाय और दूसरे जानवर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे कुछ देख रहे हों या किसी से डर रहे हों। जिन लोगों ने वो मंजर देखा था, उनका कहना था कि जानवर किसी एक कोने की तरफ देख रहे थे। ये उस प्लॉट का एक कोना था जहां लाइट थोड़ी कम थी और वहां रात में अंधेरा सा हो जाता था। सारे जानवर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनमें से एक बकरा था जो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था, और वो उसका चिल्लाना ऐसा था जैसे कुर्बानी के लिए उस बकरे को लिटाया जा रहा हो। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने एक अजीब सा मंजर देखा था। ये मंजर देख के मोहल्ले के लोग वहां से चीखते हुए भाग गए। चौकीदार वहीं खड़ा रहा और उस बकरे के करीब गया तो बकरा जमीन पे लेटा तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। और थोड़ी देर में जब चीखों की आवाज आना बंद हो गई तो सारे लोग दोबारा वहां जमा हो गए। उस वक्त तक सुबह होना शुरू हो गई थी। जब सारे लोग और चौकीदार जमा हुए तो देखते हैं कि वो बकरा मर गया है। इस बार उसका गोश्त गर्दन और पीठ दोनों जगह से गायब था। अजीब बात यह थी कि चारों तरफ मिट्टी साफ थी, ना किसी जंगली जानवर के पंजे के निशान, ना इंसानी कदम, ना रस्सी टूटी हुई थी, और ना मोहल्लेदारों ने और चौकीदार ने किसी पागल कुत्ते को देखा या किसी और को देखा वहां। ये अजीबोगरीब मंजर देखने के बाद चौकीदार और अहले मोहल्ला को समझ में आ गया था कि ये ना किसी इंसान का काम है, ना किसी हैवान का, बल्कि किसी और ही मखलूक का काम है। अगले दिन सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और इस बात को डिस्कस करते हैं। सारे लोग सच में डर गए थे। एक पुराने बुजुर्ग जिनको कोई साहब जानते थे,
अंदरून सिंध से उस वक्त कराची आए हुए थे, तो उन्हें बुलाया जाता है। जब वो आते हैं तो वो प्लॉट की तरफ घूमते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्लॉट की मिट्टी को हाथ लगाते हैं। फिर वो बुजुर्ग सबको मुखातिब करते हुए कहते हैं, ये किसी इंसान का काम नहीं है, यहाँ एक जिन रह चुका है। ये जगह पहले खाली थी और यहाँ जिन्नात की एक बस्ती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी बढ़ती गई और ये सब हाउसिंग स्कीम्स बनना शुरू हुई तो जिन्नात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चले गए। लेकिन अभी भी एक जिन है जो यहाँ रहता है और उसे कुर्बानी के जानवर का गोश्त पसंद आ गया है। सारे मोहल्लेदार घबरा गए और उन्होंने ये पूछा कि अब हम क्या करें। तो वो बुजुर्ग हस्ती मोहल्लेदारों से ये कहते हैं, जब तक कुर्बानी नहीं होती जानवरों को अलग अलग करके रखो, रात को हर कोना रोशन रखो उस प्लॉट का, और जहाँ पहले बकरा मरा था वहाँ दोबारा कभी किसी चीज़ को ना बांधना। लोगों ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे कहा गया और उस रात को फिर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन ईद थी और ईद बिल्कुल खैरियत से गुजर गई। ना कुछ मरा हुआ मिला और ना ही कोई हलचल हुई। उसके कुछ अरसे बाद तक वो प्लॉट खाली रहा। ना वो प्लॉट बिकता था और ना ही वहाँ पे कोई अपने जानवर बांधता था। लोगों का कहना ये था कि वो प्लॉट आसेब ज़दा है और वहाँ पे अगर आपने कोई जानवर बांधा तो उसके साथ वही होगा जो कुछ साल कबल हुआ था। उसके कुछ अरसे बाद वो प्लॉट बिक जाता है और वहाँ पे घर बनता है। लास्ट टाइम जब मुझे इत्तला मिली थी वो यही थी कि उस घर में कोई ज़्यादा अरसे टिकता नहीं है। जिन लोगों ने वो प्लॉट ख़रीद के घर बनाया था वो वहाँ पे कुछ अरसे रहे तो अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गईं। उनके फ्रिज से गोश्त गायब हो जाता था। किसी भी तरह का वो जानवर पालते, उन्होंने शुरू में बहुत बिल्लियाँ पाली थी, वो बिल्लियाँ मरी हुई मिलती थी। उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया, किराए पे देने की कोशिश की। किराएदार आते, उन्हीं चीज़ों से गुजरते और वो भी खाली करके चले जाते। और लास्ट टाइम तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वो घर अभी भी खाली है। हमारी दूसरी स्टोरी जो है वो 1970s के दौर की है। ये कहानी ईस्ट पाकिस्तान की है। ईस्ट पाकिस्तान के एक पुराने से गांव में ईद उल अज़हा आने वाली थी। सिर्फ 2 दिन बाकी थे। गांव के हर कोने में बकरे बंधे हुए थे। लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि इस ईद से पहले एक ऐसा वाक़या होने वाला है जो पूरे गांव के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेगा। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमीन था। वो अपने भाइयों और वालिद साहब के साथ कुर्बानी के लाए गए जानवरों को गांव के एक छोटे से हिस्से में बांध के रखवाली करता था। सारे बकरे उन्होंने एक कोने में बांधे हुए थे और सारी गायें दूसरे कोने में बांधी हुई थी। अमीन का जो अपना बकरा था जो उसके वालिद साहब कुछ ही दिन पहले लेके आए थे, वो एक छोटे से दरख्त के साथ बंधा हुआ था। उसकी रस्सी सही तरह से अटकी हुई नहीं थी तो वो बकरा रस्सी छुड़ा के भाग जाता है। अब ये शाम का वक्त होता है, सारे लोग मसरूफ़ थे। अमीन के वालिद साहब अमीन को कहते हैं कि तुम इस बकरे के पीछे जाओ और इस बकरे को लेकर आओ। अमीन हामी भर लेता है और वो फ़ौरन उस बकरे के पीछे पीछे जाता है। बकरे के पैरों के निशान का पीछा करते करते अमीन ये देखता है कि वो बकरा गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी इलाके की तरफ निकल जाता है। और वो पहाड़ी इलाका चूँकि इतना ऊंचा नहीं होता तो अमीन भी उस पहाड़ पे आराम से चढ़ जाता है। अब पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते अमीन ये देखता है कि एक छोटा सा गार है जहाँ से उस बकरे की आवाज़ आ रही है। अमीन फ़ौरन उस गार में हिम्मत करके कदम रखता है, लेकिन अंदर का मंजर देख के दंग रह जाता है। एक अजीब व गरीब किस्म का आदमी एक बड़े से पत्थर पे आलती पालती मार के बैठा हुआ होता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी एक वहशत थी। उस बंदे का हुजूम देख के ऐसा लग रहा था कि वो आधा जिंदा है और आधा मरा हुआ है। बिल्कुल दुबला पतला, जैसे अरसे से कुछ खाया हुआ नहीं हो। और उसके पास से बहुत तेज गंदी बू आ रही थी। वो सिर्फ अमीन को घूर रहा होता है और अमीन ये देखता है कि बकरा उस शख्स से थोड़ी सी दूर ही खड़ा हुआ है। अमीन डर के बावजूद उस बकरे के कान पकड़ता है और उसको खींच के बाहर निकाल लेता है। आराम आराम से उस बकरे के साथ वो पहाड़ी उतरता है और वापस अपने गांव की तरफ बढ़ता है। गांव की तरफ बढ़ते हुए मगरिब की अजान हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। जैसे ही अमीन गांव की तरफ दाखिल होता है, लोग उसको देख के हक्का बक्का रह जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो। अमीन जब नीचे देखता है तो उसके हाथ में सिर्फ बकरे का सर था, बाकी उसका पूरा जिस्म गायब होता है। अमीन की चीख निकल जाती है। गांव के बड़े जब अमीन से पूरा वाकया सुनते हैं तो हाथों में लालटेन उठा के
उस गार की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि गार के अंदर बकरे के टुकड़े हुए होते हैं और हर तरफ खून फैला हुआ होता है और एक बदबू होती है। लेकिन वो शख्स जिसका अमीन ने बताया था वो उस गार में नहीं होता। गांव के एक बुजुर्ग होते हैं, वो बताते हैं कि ये बंदा काला जादू करता था और इसको गांव से निकाल दिया गया था बहुत अरसे पहले। जब सारे गांव वाले वापस अपने गांव की तरफ आते हैं तो उस वक्त तक उनको ये इत्तला आती है कि अमीन को तेज बुखार हो गया है। पूरी रात अमीन तड़पता रहता है और उसके घर वाले उस पर ठंडी पट्टियां रख रहे होते हैं। ईद की नमाज के बाद अमीन की हालत बहुत बेहतर हो जाती है। उस शख्स के बारे में मजीद मालूमात ये हासिल होती है कि वो शख्स काला जादू करते हुए अपना दिमाग पलटा लेता है और अब वो पागलों की तरह गांव के बाहर फिरता है। उसके ये काले जादू करने का क्या रीज़न था ये किसी को नहीं पता था। और उसके बाद फिर ये पता चलता है कि ढाका फॉल के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था तो वो शख्स उस कॉन्फ्लिक्ट में मारा जाता है। हमारी तीसरी कहानी जो है वो 2000s के ज़माने की है। ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी थे। हर साल की तरह इस बार भी लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे, लेकिन इस बार इकबाल साहब एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बकरा लेकर आते हैं। उस बकरे का कलर भी बहुत यूनिक था। डार्क ब्लैकिश ब्लू उसका कलर था, ना कंप्लीट ब्लैक ना कंप्लीट डार्क ब्लू। उसकी आंखें ऑरेंज कलर की थी और पूरे मोहल्ले में कोई भी उस जैसा बकरा नहीं था। लोग ये कहते थे कि यह बकरा बहुत अजीब है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देख के थोड़ा सा डर लगता है। उस बकरे को अगर आप देखते तो वो बकरा ऐसे था जैसे बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का जानवर हो। उसके खड़े होने का स्टाइल बिल्कुल यूनिक था। लोगों ने जब इकबाल साहब से पूछा कि भाई साहब ये बकरा आपने कहाँ से लिया, तो इकबाल साहब ने बताया कि उनके इलाके का जो एक पुराना सा पुल है वहाँ एक अजीब सा बंदा खड़ा था, बकरा उसके साथ था। मैं उसके पास गया, मैंने मजाक में कह दिया भाई इस बकरे का क्या रेट है, तो उसने फ़ौरन देख के कहा कि आप जितना भी दे सकते हो दे दो। मैंने बहुत ही कम पैसे ऑफर किए और उसने बिना कुछ कहे मुझे बकरा दे दिया। फिर इकबाल साहब ने उस अजनबी से पूछा भाई ये चोरी का तो नहीं है? वो बंदा सिर्फ मुस्कुराया और बोला नहीं, इसे बचपन से मैंने पाला है। लेकिन जैसे ही इकबाल साहब ने एक पल के लिए बकरे की तरफ देखा और फिर पलटकर उस बंदे को कुछ कहना चाहा तो वो बंदा वहां से गायब हो गया था। इकबाल साहब के छोटे बेटे दानिश काफ़ी मासूम और खामोश तबीयत का था और जब से वो बकरा आया दानिश उस बकरे को घूरता रहता। वो बकरा ना चीखता था, ना बोलता था, ना भागता था। कभी कभी लगता था कि उसकी आंखें सीधा इंसान की रूह तक देख रही हैं। दानिश अक्सर उसके पास खड़ा रहता था और चुपचाप उसे देखता रहता। कभी कभी उनकी वालदा पूछती थी दानिश तुम इस बकरे को क्यों देखते रहते हो? तो वो कहता था बकरा मुझसे बातें करता है खामोशी में। ये बात सुनकर सब बड़े हंस पड़ते थे और वो ये कह के टाल देते कि ये बच्चा है, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है, इसलिए ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहा है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि असलियत कुछ और ही थी। उस बकरे के अंदर एक और यूनिक चीज़ ये थी कि बकरा ना कुछ खाता था ना पीता था। इकबाल साहब बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक वेट को बुलाया। वेट ने बकरे का कंप्लीट चेकअप किया और कहा कि बकरा बिल्कुल हेल्दी है। बहुत अजीब बात है, इसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बकरे को मोहल्ले के दूसरे बकरों के साथ घर के बाहर बांध दिया गया था। हर रात इकबाल साहब सोने से पहले एक चक्कर लगा के बकरे को चेक करके वापस आ जाते थे। एक रात जब वो बकरे के पास गए तो उनका रंग उड़ गया। वो नीला बकरा इंसानों की तरह अपनी दोनों टांगों पर सीधा खड़ा था और सिर्फ खड़ा नहीं था, चल भी रहा था। लेकिन ये आम चलना नहीं था, ये किसी इंसानी आदत की तरह था, आराम आराम से, पूरी तरह सीधा। इकबाल साहब ये मंजर देख के वापस आ गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। फिर ईद का दिन आ गया, कुर्बानी का वक्त हुआ। वो नीला बकरा बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था। उसने किसी किस्म का मुकाबला नहीं किया, किसी किस्म की जोर आजमाइश नहीं की, ना चीखा, ना चिल्लाया, ना भागने की कोशिश की। बिल्कुल खामोश साकित खड़ा था, जैसे वो जान गया था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। दानिश उस बकरे को देख के सिर्फ ये कह रहा था कि अब्बू इसको मत कुर्बान करें, ये मुझसे कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता।
اقبال صاحب اس بات کو اس طرح ٹال دیتے ہیں کہ بچے جانوروں سے کچھ زیادہ ہی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے دانش یہ سب باتیں کر رہا ہے۔ پھر بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد سے دانش کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر چپ رہتا تھا اور کبھی کبھی کہتا تھا، وہ بکرا مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے کیوں مارا، میرا کیا قصور تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ دانش کو شوق لگا ہے، لیکن دانش ہر عید کے بعد یہی بات دہراتا رہتا تھا۔ اور ایک دن اس نے پوچھا، ابو کیا وہ بکرا واقعی بکرا تھا یا کچھ اور تھا؟ اقبال صاحب یہ بات سن کے دنگ رہ گئے، اور پھر انہوں نے وہ بات یاد کی کہ جب انہوں نے اس عجیب و غریب شخص سے وہ بکرا خریدا تھا، اور ان کے دماغ میں مزید سوالات آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ وہ بکرا اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا انسانوں کی طرح چل رہا تھا۔ اس بکرے کا نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، اس بکرے کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب قسم کا تاثر تھا۔ لیکن یہ سارے سوال ہی رہ گئے اور ان کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہماری آج کی لاسٹ سٹوری جو ہے وہ گلشن معمار کے علاقے سے ہے۔ کراچی کے کونے میں پرسکون اور نیا بننے والا علاقہ تھا گلشن معمار، اور رات میں ایسی خاموشی تھی کہ آپ کو اپنی ہی سانس کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ لیٹ 90s کا ہے، جب گلشن معمار نیا آباد ہونا شروع ہو رہا تھا۔ سلیم بھائی اپنی فیملی کے ساتھ گلشن معمار میں نئے شفٹ ہوئے تھے، اور وہ اپنی پہلی بڑی عید منانے جا رہے تھے، تو وہ ایک گائے لے کے آتے ہیں۔ گائے بہت ہی خوبصورت تھی، چمکتے ہوئے کالے رنگ کی، لیکن ہلکی سی سنہری جھلک تھی اس کے بالوں میں۔ سارے محلے داروں نے ان کی گائے کی بڑی تعریف کی تھی اور یہی کہا تھا کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا جانور ہے۔ سلیم بھائی روز اس گائے کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ شروع میں تو سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن تقریباً 3-4 دن بعد گائے کا پیٹ ہلکا سا پھولنے لگا۔ کسی کو شک نہیں ہوا کہ وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ لیتے وقت اس کا پیٹ نارمل لگ رہا تھا۔ 1 یا 2 دن مزید گزرتے ہیں اور اس گائے کی چال بدل گئی۔ وہ رات کو زیادہ ایکٹیو ہو جاتی تھی، اس کا پیٹ بھی بہت زیادہ پھول گیا تھا۔ تو انہی کے محلے میں ایک شخص تھے، انہوں نے جب اس گائے کو دیکھا تو کہا یہ تو گبن ہے، یعنی پریگننٹ ہے۔ اور تقریباً چاند رات کو ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے کہ سلیم بھائی کبھی نہیں بھلا سکے۔ سلیم بھائی رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اگلے دن جلدی اٹھ کے عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس گائے کو قربان کرنا تھا۔ ان کی نیند ایک خطرناک قسم کی چیخ سے اڑ جاتی ہے اور وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں۔ وہ بھاگ کے فوراً اس گائے کے پاس آتے ہیں۔ گائے زمین پہ گر چکی تھی اور اس کا جسم جھٹکے لے رہا تھا، لیکن درد یا تکلیف کی آواز نہیں، صرف آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ تھوڑی دیر میں گائے نے ایک ایسی مخلوق کو جنم دیا جو نہ انسان تھی نہ جانور۔ اس مخلوق کا جسم گہرے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، شکل کچھ حد تک کتے اور گھوڑے کی مکس تھی۔ منہ بہت ہی لمبا، دانت تیز اور ٹیڑھے تھے، پیلی آنکھیں تھی اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اس نے چاروں پاؤں زمین پہ رکھے اور اس اسپیڈ سے وہاں سے بھاگا جس اسپیڈ سے نارمل کوئی جانور نہیں بھاگ سکتا۔ اب گلشن معمار اس وقت نیا آباد ہو رہا تھا، تو دور دور تک صرف خالی زمین تھی اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ مخلوق سوسائٹی کی باؤنڈری کو پھلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ گائے اس کے بعد تیز جھٹکے لینے لگتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں الٹ جاتی ہیں اور وہ گائے مر جاتی ہے۔ سلیم بھائی پورا منظر دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ عید گزر جاتی ہے، سلیم بھائی ایک کنفیوز سٹیٹ میں اپنی عید گزار لیتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس محلے کے لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کے علاقے کے ارد گرد ایک عجیب کتے جیسی مخلوق بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے اور دھاڑے مار رہی ہوتی ہے، اور یہ منظر بھی لوگوں نے لیٹ نائٹ دیکھا تھا۔ سلیم بھائی نے کچھ عرصے بعد وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا، اور جیسے جیسے پھر آبادی بڑھتی جاتی ہے گلشن معمار کی، تو اس مخلوق کی سائٹنگز بھی کم ہو جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق پھر دوبارہ نظر نہیں آتی۔ لیکن سوال اپنی جگہ پہ ابھی بھی ہے کہ وہ مخلوق تھی کیا، اور وہ گائے اچانک سے پریگننٹ کیسے ہوئی؟ کیا چیز تھی وہاں جس نے اس گائے کو پریگننٹ کیا؟ صرف سوال ہی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ہماری ہارر سٹوریز تھیں اس اسپیشل عید ایپیسوڈ کی۔ آپ کو کون سی سٹوری سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ اگلی بار پھر میں آپ سے ملوں گا۔